चलिए बेटा बेटा गुड मॉर्निंग। तो लेट्स अगेन स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है बेटा सब बच्चे? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। अब हम टॉपिक शुरू करेंगे दोबारा से। और टॉपिक था हमारे पास बेटा AS 11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। लो बेटा क्लास नंबर 3 पर आ गए। शुरू की 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? लाओ बेटा फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। AS 11 डील्स विद, AS 11 में हम सीखने वाले थे क्या? एक तो कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट सीखा और फिर क्लास नंबर 2 में क्वेश्चन कर लिए। मैंने क्या कहा? जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी फॉरेन करेंसी में तो दैट इज कॉल्ड द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन को इस ट्रांजैक्शन से जुड़ी 2 खास बातें हैं। एक जब ये ट्रांजैक्शन, जब ये घटना घटित होगी तो इसे रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन। और इसके बाद हर बैलेंस शीट डेट पर या सेटलमेंट डेट पर इसका सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करना है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो करेंगे एट स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब रेट विच एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये तो करेंगे हम स्पॉट रेट पर। लेकिन फिर हर बैलेंस शीट डेट पर जाकर आप सब्सीक्वेंटली रिकॉग्नाइज करेंगे। और क्या करना है आपको? बेटा जितने भी मॉनेटरी आइटम्स होंगे उनको तो रिकॉग्नाइज करेंगे क्लोजिंग रेट पर, और नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे ट्रांजैक्शन डेट रेट पर। जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई थी उसी रेट पर आते जाएंगे। और इसके चलते जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम एक्सचेंज डिफरेंस, आइदर गेन और लॉस विल बी ट्रांसफर टू P&L, और जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। बेटा ठीक है? बोलो बेटा। हाँ जी ठीक है, इतनी बात तो। नाउ कमिंग ऑन फर्दर, moving further to the next topic which is covered in AS 11. AS 11 deals with accounting of foreign operations. Foreign operations. Now what is the difference between foreign currency transaction एंड फॉरेन ऑपरेशंस? बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, ये तो मैंने बताया कोई एक आध घटना घटित हो जाए, गुड्स परचेज कर लिए, लोन ले लिया, लोन दे दिया, माल बेच दिया एंड सो ऑन, जो कुछ भी फॉरेन करेंसी में हुआ हो, कोई एक आध घटना की बात कर रहे हैं। कभी कभार माल परचेज कर लेते थे, कभी कभार लोन ले लिया करते थे फॉरेन एक्सचेंज में, तो सबकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? दैट वॉज कवर्ड इन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा? लेकिन जब हम फॉरेन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब है ऑपरेशंस इन द फॉरेन करेंसी दैट मे टेक फॉर्म ऑफ, हो सकता है मेरी कोई ब्रांच हो सकता है मेरी कोई सब्सिडरी हो, यानी मेरा ही काम चल रहा है इस बार वहां पर प्रॉपर। इस बार कोई ऐसा नहीं है कि एक आध ट्रांजैक्शन हो गई ना, एक आध ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इस बार पूरा का पूरा बिजनेस का ही कोई एक्सटेंडेड ऑपरेशन चल रहा है। वो फॉरेन ब्रांच हो सकती है, फॉरेन सब्सिडरी हो सकती है, कोई फॉरेन में मेरा जॉइंट वेंचर हो सकता है एंड सो ऑन। तो अब उन सब की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अगर मेरी फॉरेन में ब्रांच है
एग्जाम्पल के तौर पर। तो बेटा वहां पर जितनी ब्रांच पर खरीद बेच होती होंगी वो सब डॉलर्स में होती होंगी। साल के अंत पर ब्रांच ट्रायल भी डॉलर्स में बनाएगी, लेकिन जब मुझे भेजेगी ट्रायल तो मुझे वो ट्रायल एक्सट्रैक्ट करके अपनी किताबों में उतारना है। लेकिन मेरी किताबें किस में बनी हुई हैं? रुपीज में। डोमेस्टिक करेंसी इज रुपीज, तो आई नीड टू कन्वर्ट दैट ट्रायल बैलेंस which is denominated in foreign currency into the domestic currency। सर लगता है पिछले जन्म में कहीं पढ़ा हुआ है हमने। ये बेटा पिछला जन्म नहीं है, ये ग्रुप 1 में ही चैप्टर था फॉरेन ब्रांच के नाम से। ब्रांच अकाउंटिंग में 2 प्रकार की ब्रांच थी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट भी 2 प्रकार की थी, या तो डोमेस्टिक या फॉरेन। तो फॉरेन ब्रांच याद करो, वही तो है फॉरेन ऑपरेशन, लेकिन कौन से वाला है? इंटीग्रल। तो यानी ये फॉरेन ऑपरेशंस जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अभी लिखवा रहा हूं सारी बातें। या तो होगा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन या नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। ये तो हमें पढ़ना नहीं है, नॉट कवर्ड इन सीए इंटरमीडिएट। और इसका अगर मैं बात करूं तो बेस्ट एग्जांपल इज फॉरेन ब्रांच। क्या एग्जांपल है बेटा? फॉरेन ब्रांच। ये लो, ये तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ है हमने। तो जितना काम हमने फॉरेन ब्रांच में किया था वो एक्चुअली सारा का सारा एज पर AS 11 इसी सेगमेंट के बेसिस पर किया था। तो लॉजिकली तो मेरी बात खत्म हो गई, लॉजिकली मेरी बात खत्म हो गई, क्योंकि बेटा हमने पूरा टाइम लगाया हुआ है फॉरेन ब्रांच में जाकर कि फॉरेन का ट्रायल था, कन्वर्ट करते थे डोमेस्टिक करेंसी में, याद आ रहा है? डिफरेंस होता था, उस डिफरेंस को ट्रांसफर कर दिया करते थे एक्सचेंज डिफरेंस में, जो अल्टीमेटली P&L में चला जाता था, चाहे वो गेन हो या लॉस हो। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से लिखना शुरू करते हैं, कुछ बातें मेरे साथ साथ लिखिए। आपने लिखिए, चलिए डालिए हेडिंग। पहले अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ऑपरेशन, सेकंड पार्ट है ये AS का, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ऑपरेशंस। लिखे इसमें, लिखिए बेटा इसमें, फॉरेन ऑपरेशंस मीन्स बिजनेस आउटसाइड इंडिया। भाई इस बार कोई एकाध ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, इस बार तो पूरा बिजनेस चल रहा है। इंडिया, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बेटा फॉरेन ब्रांच हो सकती है, फॉरेन सब्सिडरी हो सकती है, फॉरेन जॉइंट वेंचर हो सकता है। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? फॉरेन एसोसिएट हो सकती है मेरी। बेटा अगर मेरी किसी कंपनी में 20% से अधिक शेयर हैं, 50% तक हैं, तो एसोसिएट बोलते हैं, और अगर 50 से अधिक है तो वो मेरी सब्सिडरी बन जाएगी। खैर नोट करिए, तो फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब है ऑपरेशंस आउटसाइड इंडिया, बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और वो इनमें से किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक, अब लिखें इसी के बाद these
foreign operations can be integral foreign operations या बेटा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। या तो वो होगा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन या होगा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल। लिखना शुरू करिए, डालिए हेडिंग इसके बाद। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, पहले हमने पढ़ा फॉरेन ऑपरेशन क्या, फिर हमने पढ़ा कि कितने प्रकार का हो सकता है, इसके बाद लिखिए हेडिंग तीसरा स्टार लगाकर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। बेटा हटाऊंगा ऐसे में, फटाफट से नोट करो, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। लिखे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, आईएफओ भी बोलेंगे इसे, आईएफओ भी बोल सकते हैं। मींस लिखें मींस क्या मतलब बताया बेटा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस का, जल्दी बताओ। मींस फॉरेन ऑपरेशंस means foreign operations which are considered as an extension of business. This may take फॉर्म ऑफ फॉरेन ब्रांच। लो बेटा, फॉरेन ब्रांच पर ले जाकर टॉपिक मैंने यहां समाप्त कर दिया। अब ये कैसे पता चलेगा मेरे को वैसे कि ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है या नॉन इंटीग्रल है? बेटा क्योंकि जो इंटीग्रल नहीं होगी वो खुद ब खुद नॉन इंटीग्रल बन जाएगी। पढ़िए, लिखे डाली नेक्स्ट हेडिंग, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, आईएफओ। बेटा इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लिखे, लिखिए following indicators are generally used। ये कुछ इशारे हैं जो आपको बताएंगे कि मेरी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। जैसे हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, with रिपोर्टिंग एंटिटी। बेटा ये रिपोर्टिंग एंटिटी कौन सी हुई? सर मैं ही तो हो गया रिपोर्टिंग एंटिटी। बिल्कुल बेटा, बेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर रही है यानी मैं, रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी। दूसरा लिखें बेटा यानी मेरे से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी। अगर कोई फॉरेन में ऑपरेशंस चल रहे हैं और मेरी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। लिखें परचेजेस आर जनरली बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। बेटा लगभग सारी परचेजेस मुझसे ही की जाती हैं और सारा पैसा भी मैं भेजता हूं। फाइनेंस इज
रेज्ड बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। अगर ये इनमें से कोई इशारा आपको नजर आए तो समझ जाना कि बेटा ये कौन सी है, ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, ये आईएफओ है मेरी, ये मेरी आईएफओ है। भाई सारा का बहुत ज्यादा वॉल्यूम, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हम दोनों के बीच में होती है। माल तो लगभग सारा मैं ही भेजता हूं विदेश में बेचने के लिए। जब जब पैसे की जरूरत होगी तब तब पैसा भी मैं ही भेजता हूं। तो अगर बेटा ये सारी ट्रांजैक्शन, अगर ये सारी, अगर इनमें से अगर ये जो इशारे हैं आपको कहीं ऑपरेशंस मेरे बिजनेस में जो विदेश में चल रहा है उसमें ये इशारे नजर आए तो समझ जाना बेटा ये कौन सी है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, आईएफओ है मेरी ये। बेटा समझिए अब इस आईएफओ ने यानी फॉरेन ब्रांच ने पूरे साल काम किया। ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन में माल बेच रहे हैं, फॉरेन में खर्चे कर रहे हैं, फॉरेन में पैसा मिल रहा है, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस फॉरेन करेंसी में हुई होंगी। फॉरेन करेंसी में ही ट्रायल बनाया और वो ट्रायल मुझे भेज दिया। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस ट्रायल बैलेंस इनटू द डोमेस्टिक करेंसी। पढ़ रखा है हमने, क्वेश्चन किए बहुत सारे इसके ऊपर फॉरेन ब्रांच टॉपिक में जाकर। फिर भी थोड़ा लिख लेते हैं, रूल्स फॉर कन्वर्जन रूल्स फॉर, लिखें नेक्स्ट स्टार लगा के लिख लीजिए, rules for conversion of trial balance expressed in foreign currency into domestic currency। भाई कोई ट्रायल फॉरेन करेंसी में बना हुआ है तो उसे डोमेस्टिक करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइटम्स और रेट्स कौन से यूज करेंगे, एक्सचेंज रेट। लिखें पहला, बेटा आप ही बता देना मुझे, फिक्स्ड एसेट होता था या उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होता था या कोई इन्वेस्टमेंट होती थी, ट्रायल में पड़ी हुई है, तो बताओ बेटा किस रेट पर कन्वर्ट करेंगे इसको, एट द एक्विजिशन डेट रेट। जिस दिन ये एक्वायर किए गए थे, जिस दिन फिक्स्ड एसेट एक्वायर की थी या इन्वेस्टमेंट एक्वायर की थी, उस दिन जो रेट था उस रेट पर कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, these all are converted using closing date rate। बेटा जिस दिन क्लोजिंग हो रही है उस दिन जो रेट एग्जिस्ट करता हो, बेटा इन आइटम्स का नाम भी बताया था मैंने अभी पिछले टॉपिक में, यस, मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स। और उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम्स हो शुड बी कन्वर्टेड, क्योंकि पूरे साल में हुए होंगे, एवरेज रेट, पूरे साल का जो भी एवरेज रेट था। वैसे तो लॉजिकली ट्रांजैक्शन डेट रेट लेना चाहिए, जब जब परचेज हुई हो उस दिन का रेट लो, लेकिन पूरे साल में बड़ी सारी परचेज हैं, बड़े सारे रेट होंगे, तो पूरे साल का एक एवरेज रेट भी पकड़ सकते हैं। ठीक, लो ऐसे लिख लो बल्कि, चाहे ऐसे,
ट्रांजैक्शन डेट रेट और एवरेज रेट, क्योंकि एवरेज रेट ही यूज करते थे वहां पर। और लिखें, और लिखिए बेटा, नेक्स्ट लिख लो। उसके बाद कोई आइटम है रिलेटेड टू एचओ, ये बता रखा है वहीं पर मैंने, आइटम्स रिलेटेड टू एचओ। जैसे फॉरेन ट्रायल बैलेंस में एचओ का बैलेंस है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ है, कैश सेंट टू एचओ है, वो सारा डॉलर्स में होगा। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट का इस्तेमाल करेंगे, जरूरत ही नहीं है। वो सारे के सारी चीजें मेरी किताबों में भी तो होंगी। जब मैंने माल भेजा तो मैंने रुपीज में रिकॉर्ड किया होगा, ब्रांच ने डॉलर्स में। तो जो डॉलर्स वाला अमाउंट है दैट इज इक्वल टू द अमाउंट विच इज रिफ्लेक्टेड इन माय बुक्स इन डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है बेटा, लिखें लिखें, इसमें आगे लिख लीजिए, यूज बैलेंसेस as appearing in HO books। नोट डालिए इसी के बाद इसी में ट्रायल बैलेंस कन्वर्जन में जिसको डिफरेंस आएगा क्या करेंगे, द डिफरेंस इन अबव ट्रायल बैलेंस इफ एनी। नोट लिख रहे हैं इसके बाद, difference in above converted trial balance if any will be transferred to exchange difference account। which is ultimately transferred to P&L अकाउंट। बेटा इसमें जितना भी डिफरेंस आएगा कन्वर्जन करते वक्त उस डिफरेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे एक्सचेंज डिफरेंस में, और ये एक्सचेंज डिफरेंस अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, आइदर डेबिटेड और विल बी क्रेडिटेड। प्रॉफिट होगा या गेन होगा, जिसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे लास्ट क्लास में। ठीक, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। हमने फॉरेन ब्रांच में कन्वर्जन ऑफ फॉरेन ट्रायल बैलेंस डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी इनटू डोमेस्टिक करेंसी हमने कर रखे हैं। ठीक, वहीं से आप रिवाइज करेंगे, अलग से और कोई एग्जाम में इसका क्वेश्चन एज सच नहीं आया है। नोट करिए, तो अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ऑपरेशंस ये सेकंड सेगमेंट था हमारा एएस में, जो यहां पर फिनिश हो गया। ठीक है बेटा, नोट करो पहले फटाफट से, और फिर लास्ट टॉपिक और खत्म कर लेंगे, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। बेटा फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारे पास, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी वो पूछ चुका है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट से पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा हो गया क्या? बेटा हटा दूं,
हो गया बेटा कॉपी। चलिए देखें, लास्ट सेगमेंट आ गया बेटा एएस में, अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा बढ़िया टॉपिक है, अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। समझिए, समझो बेटा, अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट समझे ध्यान से। देखिए हुआ क्या, यहां पर 1 दिसंबर को, लेट्स से 1 दिसंबर 2019 में मैंने कुछ गुड्स परचेज किए थे, परचेजेज की थी $1000 की, और आज डॉलर का भाव था, क्या कहते हैं बेटा इसे, स्पॉट रेट। $1 था 50 रुपए के बराबर, और मैंने वायदा कर दिया कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट रहेगी 1 मई 2020। मैंने कहा जी 1 मई 2020 को मैं आऊंगा और आपका पेमेंट करवा दूंगा। बेटा पेमेंट जो मुझे करना पड़ेगा, ये पेमेंट रुपीज में करना पड़ेगा कि डॉलर्स में? भाई खरीदारी डॉलर्स में की है तो यू नीड टू पे $1000 ऑन द ड्यू डेट। अब सर ये $1000 कहां से आएंगे हमारे पास? $1000 कहां से आएंगे बेटा? बैंक से खरीदेंगे। हाँ, बैंक से ही तो लाओगे, मैंने बताया आपको शुरू में ही। आप हमेशा ऐसा मानिए कि आप बैंक से जाकर जो भी उस दिन रेट होगा, जो भी इस दिन रेट होगा, उस रेट पर $1000 लोगे। बेटा वो रेट हो सकता है, वो रेट हो सकता है 60 हो जाए, वो हो सकता है इससे कम हो जाए, या वो हो सकता है सेम भी रहे, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी और बराबर भी। खैर, तो बेटा अब जानते हो मुझे यहां पर पेमेंट करना है, जो भी रेट रहेगा इस दिन डॉलर्स खरीदूंगा और पेमेंट कर दूंगा। अब बेटा जानते हो मेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब मेरे को तो पसीने छूट गए ट्रांजैक्शन करते ही है, माल खरीदते ही। क्यों सर? बेटा मेरी टेंशन ये है, ओहो, टेंशन ये है कि मेरे को 1 मई को पेमेंट करना है। रुपए में पार्टी पेमेंट लेगी नहीं, रुपीज में डॉलर्स लेकर देने पड़ेंगे। टेंशन मेरी ये है कि पता नहीं इस दिन भाव क्या हो। ओ बेटा अगर डॉलर महंगा हो गया, $1 होता है 55 में आए, 60 में आए, 70 में आए, 80 रुपए में आए, तो भाई साहब बड़ा जबरदस्त खर्चा हो जाएगा। जो पेमेंट मुझे करना था 50,000, वो शायद 80-90 हजार में जाकर निपटेगा अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो, अगर रुपया कमजोर हो गया तो। बेटा बड़ी टेंशन हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो बड़ी टेंशन हो गई भाई साहब। हो सकता है होने को कम भी हो जाए, या हो सकता है बहुत ज्यादा ना बढ़े, लेकिन टेंशन तो है ना। और दूसरी बात यह कि मेरे को माल बेचना है अब मुझे यही नहीं पता कि ये पड़ा कितने का माल। मुझे लग रहा है 50,000 का। नहीं भाई साहब, हो सकता है 80 कल को पेमेंट करना पड़ जाए, मैं बेच दूं से 60,000 में, आज खुश हो जाऊंगा। भंगड़ा कर 10,000 रुपए का नहीं कमाए भाई, उल्टा नुकसान कर लिया आपने 20,000 रुपए का। ये तो भाई साहब बड़ी अनसर्टेनिटी हो गई। तो क्या ऐसा करें कि जब पेमेंट हो जाएगा फाइनली, उसके बाद माल बेचना शुरू करें? ना,
ये भी ठीक नहीं है। तो करें क्या सर? सर समाधान बताओ, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो चुका है। ओके बेटा सोचने दो मुझे, कोई बढ़िया सा तरीका सोचने दो। एक काम करते हैं, मेरे पास एक व्यक्ति आया, सर परेशान क्यों हो? मैंने कहा भाई ये परेशानी है। बोल रहा है सर एक काम करो ना, आप मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो और परिस्थिति चाहे जो भी रहे, मैं आपको $1000 इस दिन दे दूंगा और आज ही भाव तय कर लेते हैं, मैं आपको ₹54 में दे दूंगा। बोलो बेटा, रादर मैं आपको ₹55 में दे दूंगा। मैं आपको डॉलर दे, यही चिंता तो है, पता नहीं क्या भाव मिलेगा। मैं आपको ₹55 में डॉलर दे दूंगा। यहां का पता नहीं अभी स्पॉट रेट क्या रहेगा। स्पॉट रेट इस डेट पर जाकर क्या हो जाएगा, ये तो स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं जानते। उन्हें भी यहां तक आने का इंतजार करना पड़ेगा। तो आज मैंने एक रेट कोट, मेरे को उस पार्टी ने एक रेट कोट कर दिया, ₹55 में वहां डॉलर दे दूंगा। सर ये 55 कहां से उसे लग रहा होगा, शायद रेट यहां पर 52-53 रहेगा, तो उसने कुछ और अपना खर्चा पानी जोड़कर ₹55 मुझे कोट कर दिया। अच्छा देखो मजेदार बात, मेरे लिए भी बढ़िया है। ₹5 महंगा जरूर ले रहा हूं, लेकिन बेटा मेरी सारी टेंशन खत्म, सारी की सारी सिरदर्दी निमट गई। गया पेन, सारी की सारी सिरदर्दी मेरी खत्म। अब मुझे मालूम है यहां पर रेट चाहे ₹60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, 52 रह जाए या 45 रह जाए, भाई मुझे तो ₹55 पे करने हैं। ₹55 ये क्या है बेटा? ये वो रेट है जो भविष्य का आज ही तय कर लिया। लो बेटा देखो, मैंने यहां खड़े होकर भविष्य में बेटा झांक कर देखा। ओ 1 मई को देख रहे हो बेटा, 1 मई को रेट देखा मैंने, अंदाजा लगाया कितना, 55 के आसपास हो सकता है। नाउ दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा इसे कहेंगे फॉरवर्ड रेट। आप समझो, इस दिन पर जो एक्चुअल में रेट हो जाएगा वो तो स्पॉट रेट है, रेट एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन आज भविष्य में झांक कर देख रहे हैं, क्या ये एक्चुअल रेट है? आंसर इज नो, दिस इज ओनली द एस्टिमेटेड रेट। खैर मैंने कहा ₹55 पर हम सौदा कर लेंगे उस दिन। बेटा मैं भी फ्री हो गया और वो दूसरी पार्टी भी फ्री हो गई। अब जो भी रेट होगा प्रॉफिट लॉस सब उसका है। अब मेरा तो कुल मिलाकर, अच्छा ये बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? मुझे ₹5 प्रति डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन सर्टेनिटी तो हो गई। अब मुझे ये तो मालूम है कि ये माल मुझे 50,000 का नहीं 55 का पड़ा है, मैं अकॉर्डिंगली उसको बेच लूंगा, प्लानिंग कर सकता हूं। एटलीस्ट सर्टेनिटी आ गई मेरे दिमाग में इस ट्रांजैक्शन को लेकर। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, वी हैव एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? भविष्य में हम आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में अपनी करेंसीज को एक्सचेंज कर लेंगे एक स्पेसिफाइड रेट पर, जो हमने आज ही तय कर लिया। बेटा क्लियर है? अब ये बताओ मुझे, जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इस फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के वजह से क्या लग रहा है आपको, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? सर इसमें जो लॉस है, इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के वजह से जो लॉस हुआ वो बेटा कितना हुआ? $1 पर ₹5 का नुकसान, यानी $1000 पर
बेटा 5,000 का नुकसान हुआ इस फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में। ये जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है इस पर 5,000 का नुकसान हो गया। बस एएस ये बताएगा कि इस लॉस की अकाउंटिंग कैसे करनी है। बड़ा आसान सी बात है भाई। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का है? 5 महीने का है। ये 31 मार्च 2020 आएगी साल, ईयर एंड। तो लो बेटा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने और 1 महीने। इसमें से इस 5,000 में से ये 5 महीने का घाटा हो गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट, 4 महीने डाल दो 31 मार्च 2020 के खातों में और 1 महीने यानी 1,000 रुपया डाल दीजिए अगले फाइनेंशियल ईयर में। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। बोलो बेटा, समझ में आती है बात? जल्दी बताओ। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग आसान है, हमें समझ में आना चाहिए कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। भाई देखो ना, मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आपके पास 1 मई को आऊंगा, $1,000 दे देना, 55 रुपए के भाव से ले जाऊंगा। उस दिन रेट चाहे कुछ भी हो, कम या ज्यादा, कम हुआ तो आपका मुनाफा, ज्यादा हुआ तो आपका घाटा, वो सब आप देखो। लेकिन मैं तो 55 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आज 50 रुपए का रेट है डॉलर का, वही मुझे 55 रुपए में मिलेगा, यानी 5 रुपए फालतू देने पड़ेंगे। आज ही तय है, फ्यूचर का लॉस है, प्रोवाइड कर लो बेटा। यानी 5,000 का कुल मिलाकर इस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से घाटा हो गया। कम से कम लॉस हमने सिक्योर कर लिया कि इतना ही लॉस है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और ये 5,000 का लॉस रिलेट्स टू 5 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो 4 महीने का इस साल के अंत में पहुंच जाएगा पीएनएल में, 1 महीने का इस साल में। 4,000 और 1,000। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम करेंसीज एक्सचेंज करेंगे। किस रेट पर बेटा? फॉरवर्ड रेट पर। सर ये फॉरवर्ड रेट क्या हुआ? फॉरवर्ड रेट हुआ एक ऐसा रेट जो आज हमने आपसी सहमति से तय कर लिया, जिस रेट पर फ्यूचर में करेंसीज एक्सचेंज होंगी। फॉरवर्ड रेट नोट करो बेटा, फटाफट से नोट करिए। चलो लिखना जरा। खत्म हो गया टॉपिक मेरा ये। अच्छा, इसमें एक बात और देख लो, यहीं पर हाथ के हाथ। ये एग्जाम्पल मैं चाहूंगा नोट कर लेना जरा एक बार। ये एग्जाम्पल नोट कर लेना। सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आए हुए हैं। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे एग्जाम के बेटा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसने विल कवर दोज क्वेश्चंस आल्सो। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कर लिए थे, 6 7 8 9 चारों क्वेश्चन एग्जाम के हैं, लगभग सिमिलर हैं। 1-2 हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी होमवर्क में लेकिन समझिए पहले। और अच्छा, ये हुआ क्या? मैंने कहा भाई आपके पास भविष्य में आऊंगा और ये डॉलर मैं आपसे 55 रुपए के भाव पर ले लूंगा। और वो डॉलर लेकर क्या करिएगा, जल्दी बताओ। सर डॉलर लेकर हम इस पार्टी जिससे हम खरीद कर लाए थे माल, उसका पेमेंट कर देंगे, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। यकायक मेरे दिमाग में आया, यार एक काम करते हैं ना, मैंने कहा 55 रुपए का डॉलर दोगे मुझे? बोला हाँ मैं 55 रुपए का डॉलर दे दूंगा। क्या करना है आपको? मैंने कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। नहीं, किसी पार्टी का पेमेंट करना है, लोन चुकता करना है, कुछ नहीं करना मुझे। अब समझो, मेरे को
मैंने कहा $1000 $55 पर दोगे? बोला हाँ ले जाना मुझसे, लिंक करोगे क्या? मैंने कहा तुम छोड़ो ना, मुझे कोई लोन, कोई चुकता, कोई उधारी नहीं देनी। सिंपल, तय हो गया। यहां पर डॉलर मुझे मिल जाएगा $55 के भाव पर। सर जब आपको डॉलर चाहिए नहीं तो आज ही ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? बेटा मुझे लग रहा है कि रेट ₹56 हो जाएंगे। ओ अब समझ में आया, सट्टाबाजी कर रहे हो सर आप, स्पेक्यूलेशन, जुआ खेल रहे हो। हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड फॉर स्पेक्यूलेशन पर्पस ऑल्सो। ये तो ट्रेडिंग पर्पस था भैया, जेन्युइनली मुझे पैसे की जरूरत थी, टेंशन को रिमूव करने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। लेकिन लोग तो खुराफाती होते हैं, बोला छोड़ो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई काम वाम नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलो बैठे सट्टा लगाते हैं, ₹55 में दे दोगे ना। अब देखो अगर यहां पर रेट ₹56, यहां पर रेट हुआ $1 का ₹58, बताओ बेटा क्या होगा, समझना। एज डिसाइडेड अर्लियर मुझे यहां पर डॉलर ₹55 में मिल जाएगा और झट से उस डॉलर को लूंगा 55,000 देकर। $1,000 ₹55 के भाव पर 55,000 में मिल जाएंगे। झट से भागा भागा जाऊंगा बेटा बैंक के पास और वो $1,000 बैंक को बेच दूंगा। किस रेट पर? जो स्पॉट रेट है 58 के भाव पर, यानी 58,000 में बिक जाएगा। कितने का मुनाफा कमा लिया? जल्दी बोलो। 3,000 का मुनाफा कमा लिया। हां, अगर ये स्पॉट रेट इस दिन रह जाए ₹54, ओ मुझे 55 में खरीदना पड़ेगा, फिर बैंक को बेचूंगा 54 में, यानी ₹1 का प्रति डॉलर, यानी ₹1,000 का मुझे घाटा हो गया। स्पेक्यूलेशन है भाई, स्पेक्यूलेशन ही तो है, स्पेक्यूलेशन है, सट्टाबाजी है, पूरी जुआ है और कुछ नहीं है। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड इनटू फॉर स्पेक्यूलेशन पर्पस ऑल्सो। बेटा क्लियर हो गई बात? जल्दी बोलो, क्लियर है बेटा बात? तो यहां पर अच्छा, वैसे एक बात बताता हूं मैं आपको, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि पहले आप डॉलर खरीदोगे 1,000, फिर वो बैंक को बेचकर आओगे। पता है क्या होता है एक्चुअल में? क्या होता है, सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट जैसे फॉरवर्ड रेट ₹55 तय हुआ था, ये रेट चल रहा है स्पॉट रेट चल रहा है इस दिन ₹54, तो मैं बस ₹1 मेरे अकाउंट से कट जाएगा। ₹1 प्रति डॉलर, यानी ₹1,000 मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। या अगर रेट ₹58 है तो 3,000 कमाए मैंने, 3,000 नेट मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं पहले पूरे 55,000 दूंगा, डॉलर लूंगा, बेच कर आऊंगा, 58 लेकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। पहले खरीद रहे हैं आप, फिर उससे महंगा बेच पा रहे हैं, और बेचने वाला जो रेट है स्पॉट रेट, इसमें कोई फेरबदल हो नहीं सकती। ये एक्सचेंज पर होते हैं रेट, स्पेसिफाइड होते हैं इस दिन का क्या रेट है, ठीक। इसमें कोई घपलेबाजी हो नहीं सकती, ये कोई मतभेद का इशू नहीं है। कोई कह रहा नहीं 54 रेट है आज, तो कोई कह रहा नहीं 55 रेट है आज, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक। ये रोज के स्पेसिफाइड रेट अलग अलग होते हैं मार्केट सिचुएशंस के ऊपर ऊपर। अब बात आई इसका करेंगे क्या। तो अगर आप एंटर कर रहे हैं फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, तो ये जो आज का डिफरेंस मैंने 5,000 निकाला था, दिस विल बी इग्नोर्ड। इसका तो कुछ भी नहीं करेंगे, आज तो कुछ होगा ही नहीं। वहां पर ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो आज ही फर्क निकाल लिया, उसको स्कैटर्ड कर दिया ओवर द लाइफ ऑफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड फॉर स्पेक्यूलेशन पर्पस, सब लिखवा दूंगा अभी जरूरत जो होगी। अगर ये स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए है तो अब क्या करेंगे,
जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ उस दिन तो कुछ ना करेंगे, ईयर एंड पर आए, इस दिन रेट था 56 रुपए। ओ, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट M2M होंगे। व्हाट इज M2M? मार्क्ड टू मार्केट। इस कॉन्ट्रैक्ट की मार्केट वैल्यू आज निकालेंगे। ओह, 55 रुपए था, आज रेट क्या हो गया बेटा? 56 रुपए। बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर भंगड़ा करने का टाइम आ गया, 2 रुपए बच गए, 1 रुपया बच गया। एक थोड़ा अजीब सा रुपया है, इसको बढ़ा लेते हैं, 57 रुपए। सर 2 रुपए बच गए हमारे को प्रति डॉलर, 2000 का बेटा गेन बुक कर लो यहां पर। ओ, और जब सेटलमेंट डेट आई बेटा तब कितना प्रॉफिट लॉस, कितना रेट था? 54 रुपए। अब आपने 57 को 54 से कम, ओ सर 3000 का लॉस हो गया। नेट तो 1000 का लॉस है। देखो नेट तो 1000 का ही लॉस है ना, लेकिन 2 फाइनेंशियल ईयर में स्कैटर्ड हो जाएगा। कुछ यहां तक M2M कर देंगे, आज की मार्केट वैल्यू निकालकर प्रॉफिट लॉस बुक करिए, और फिर ऐसे ही यहां पर प्रॉफिट लॉस बुक करेंगे ऑन द फाइनल डेट ऑफ सेटलमेंट। आई होप बात बेटा सारी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखना शुरू करिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट लिखें। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। लिखना शुरू करें। खत्म हो गया टॉपिक बेटा बस। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स एन एग्रीमेंट। आज ही हम एक एग्रीमेंट करने वाले हैं, किस चीज का? टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज, टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज। कि भाई मैं आपको रुपीज दूंगा और बदले में मुझे आप डॉलर्स दे देना। इट मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज। और किस रेट पर एक्सचेंज होगा ये? एट फॉरवर्ड रेट। ये सारा काम होगा फॉरवर्ड रेट पर। अब बात आई सर ये फॉरवर्ड रेट क्या होता है? लिखें, फॉरवर्ड रेट लिखिए। क्या मतलब हुआ बेटा? इट मीन्स स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट। एक एक्सचेंज रेट है जो आज ही बता रहा हूं कितना है। एक्सचेंज रेट एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। भाई एक ऐसा रेट है जो एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर एग्जिस्ट करेगा। बेटा 15 मई का कुछ और होगा, 20 मई का फॉरवर्ड रेट कुछ और होगा अंदाजे के मुताबिक, जून का कुछ और होगा, जुलाई का कुछ और होगा। फॉरवर्ड रेट क्लियर है बेटा बात? जरा असाइनमेंट देखें अब एक बार। असाइनमेंट देखेंगे मेरे साथ साथ। बेटा असाइनमेंट खोल लो फटाफट से, इसको नोट करने के बाद। जी बेटा जी बेटा
बेटा नोट कर लिया सबने ना? चलिए देखें मेरे साथ साथ, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर जरा देखें क्या कह रहा है एक बार मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6, स्टर्लिंग लिमिटेड परचेज द प्लांट फॉर $20 20,000। बेटा एक प्लांट परचेज किया गया $20,000 का ऑन 31 दिसंबर 2007, पेबल आफ्टर 4 मंथ्स। यहां कहीं 4 महीने बाद डेट ऑफ पेमेंट है। भाई प्लांट परचेज किया है तो इसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब टेंशन वही थी, पता नहीं क्या रेट हो जाए इस दिन। तो कंपनी एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। किस रेट पर? लो बेटा, जो फॉरवर्ड रेट तय हुआ वो तय हुआ $1 इज इक्वल टू ₹48.85 एंड द एक्सचेंज रेट जो आज के दिन था, यानी जो स्पॉट रेट है 31 दिसंबर वाला रेट, वो था 47.5। बेटा 47.5 रुपए का जो डॉलर था, आज वायदा ये कर लिया कि 4 महीने बाद डॉलर में इस रेट पर खरीद लूंगा। तो बेटा कितना फालतू पेमेंट करने वाले हैं? 1.35 रुपीज प्रति डॉलर। क्या है ये? ये हो गया बेटा लॉस ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया लॉस, टोटल लॉस ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। और ये कितने रुपीज के बराबर हो गया? ये हुआ बेटा $20,000 एट द रेट ऑफ 1.35 रुपीज। बेटा जरा बताना फटाफट से कितना हुआ? 135, 270, 270 00, 27,000 का टोटल लॉस है। टोटल लॉस है एंड दिस लॉस इज फॉर द पीरियड ऑफ लॉस ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीने का टोटल लॉस है 27,000 रुपए। बेटा यहां तक की बात समझ में आ रही है ना? बोलो बेटा, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ स्टर्लिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008? अब यहां पर 31 मार्च 2008 इज द ईयर एंड। अब इसमें कैसे लॉस रिकॉग्नाइज करोगे? यहां पर दिखाओगे बेटा लॉस ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट 27,000 इज फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। ये 3 महीने हैं। 3 महीने के लिए कितना? बेटा कितना आ रहा है ये शायद 20,000। कितना आ रहा है बेटा बताना कैलकुलेटर से फटाफट से। ये आ रहा है बेटा 20,250। 20,250। और जिस दिन सेटलमेंट होगा उस दिन बचा हुआ लॉस हो गया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट के वजह से कितना लॉस हुआ इस बार? बेटा 27,000 हुआ था 4 महीने का, तो 1 महीने का कितना? 6,750 रुपये। लो बेटा फटाफट से नोट कर लो उसको, खत्म हो गई बात। बस यही तो पूछ रहा है। एज ऑन 31 मार्च 2008, लॉस ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट which should be recognized is 27,000 divided by 4 into 3, and as on 1st May forward exchange contract would be, यानी for the year 8-9 रहेगा 6750। 6750। लो बेटा खत्म ही हो गई बात। बस और क्या बताऊं, इसमें कुछ है ही नहीं। और बेटा फटाफट से नोट कर लो। बेटा ईयर एंड पर क्या रेट रहता है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ना, मैंने कोई रेट यूज ही नहीं किया, बस एक आज का रेट,
और आज का जो फॉरवर्ड रेट था वो यूज किया है। ईयर एंड पर क्या रेट है उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन सेटलमेंट हुआ उस दिन क्या रेट है नहीं फर्क पड़ता। नहीं भैया मुझे काम धंधा देखना है अपना, मैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर रहा हूं, और ट्रेडिंग के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही क्यों किया था कि भाई सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाए मेरी। आज ही थोड़े बहुत फालतू पैसे बता दो ले लो, लेकिन मैं कम से कम अपने बाकी काम पर दिमाग लगा पाऊं। ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट से, नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद एक नोट, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 होमवर्क में कर पाएंगे बेटा, बिल्कुल सिमिलर है, एग्जाम में आए हुए हैं 3-4 बार, तो मैंने सारे कॉपी कर दिए, बिल्कुल सेम है। नोट लिखें हम, अगर यही होता स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, नोट लिखिए और फिर एक एग्जाम्पल लिखवा दूंगा छोटा सा। नोट, इफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट is entered into for speculation purpose, then अगर मैंने गैम्बलिंग के उद्देश्य से, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं थी वास्तव में उस दिन, ये तो बस मुझे गैम्बलिंग करनी थी कि भाई जो डिफरेंस होगा उसका फायदा लॉस मिल जाए, तो लिखें the premium or discount on then premium or discount on exchange rate at the time of entering into contract इज इग्नोर्ड। बेटा पहले तो हम यही करते थे, जितना भी डिफरेंस आज होता था, जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया उस दिन जो फर्क था वो हमने आज ही कैलकुलेट कर लिया, बाकी बाद में कुछ भी रेट होता रहे उसी लॉस को हमने ओवर द पीरियड स्कैटर कर दिया धीरे धीरे। लेकिन यहां पर उस डिफरेंस को तो भाई साहब इग्नोर कर दो। प्रीमियम और डिस्काउंट जो भी फालतू या सस्ता मिल रहा हो, एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज इग्नोर्ड, उसको इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे फिर इग्नोर करने के बाद? लिख लें इसके बाद एक लाइन और लिख लीजिए, एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट is marked, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज क्या बताते बेटा, M2M यानी मार्क टू मार्जिन, मार्क टू मार्केट, इज मार्क्ड टू इट्स करेंट मार्केट वैल्यू, इज मार्क्ड टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू and profit or loss should be recognized। जो रेट पिछली बार रेलिवेंट नहीं थे, चाहे वो बैलेंस शीट डेट का रेट था या सेटलमेंट डेट का रेट था, वो इररेलेवेंट हो गए थे, लेकिन इस बार वही रेलिवेंट हैं, इस बार वही रेलिवेंट हैं। उनसे कंपेयर करते जाएंगे, उस दिन तक का डिफरेंस जो होगा वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का।
लो बेटा, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, समरी बना के लिखा रहा हूँ इसकी, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है हमारे पास। लिख लो एग्जाम्पल। आज एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हमने ऑन 1 दिसंबर, और आज का जो स्पॉट रेट था दैट वाज $1 इज इक्वल टू ₹47.10। सॉरी, आज का, मैं आपको क्वेश्चन की समरी लिखा रहा हूं एक्चुअली, पूरी लैंग्वेज नहीं है। $1 इज इक्वल टू ₹47.02, और जो फॉरवर्ड रेट एक्सचेंज रेट तय हुआ वो हुआ 47.10। अच्छा ये बताइए, अगर ये ऑर्डिनरी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता तो बेटा ये डिफरेंस लॉस 8 रुपए हो जाता। महंगी खरीदेंगे करेंसी हम, 8 पैसे का लॉस जो हम ओवर द पीरियड राइट ऑफ कर देते। लेकिन अब उसने क्या कहा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, और 31 दिसंबर को जब पहुंचे तो भाई साहब मजेदार बात सुनो, इस दिन स्पॉट रेट समझते हो ना, जो एक्चुअल में इस दिन रेट एग्जिस्ट करता था वाज 47.15, और फाइनली मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया 31 जनवरी में, और इस दिन स्पॉट रेट क्या था, $1 इज इक्वल टू 47.18। शो हाउ प्रॉफिट लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितना कितना प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे बेटा। सबसे पहले तो इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना डिफरेंस आ गया, 0.08 रुपीज प्रति डॉलर। ये प्रॉफिट है, लॉस है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लॉस है, जो $1 पर 8 पैसे का लॉस होने वाला है। बेटा ठीक है ना, जल्दी बोलो। दिस शुड बी इग्नोर्ड। बेटा कुछ नहीं करेंगे इसका तो कुछ ना करेंगे, इसका तो बेटा कुछ ना करेंगे। ओहो सर, इसका कुछ नहीं होगा। हाँ, और मान लेते एक चीज़ रहेगा इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट था फॉर US डॉलर 10,000, ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट। चलो जी, तो इस दिन तो इसे इग्नोर कर देंगे, कुछ ना करेंगे। अब 31 दिसंबर को आकर इसकी बेटा मार्केट वैल्यू निकाल लो कॉन्ट्रैक्ट की। समझो बेटा जरा बताना, 47.02 वाला रेट आज 47.15 हो गया। प्रॉफिट हो गया कि लॉस हुआ बेटा, मुझे जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। बेटा फॉरवर्ड रेट था 47.10, यानी कि मुझे 47.10 में ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ये डॉलर्स मुझे मिल जाएंगे। ओहो, 47.1 में मिल जाएंगे। लेकिन बेटा आज रेट क्या है सर, आज तो रेट है 47.15। ओहो, सस्ता मिल जाएगा मुझे। बेटा यहां बताना जरा कितना हो गया प्रॉफिट ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। देख रहे हो बेटा आप, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पर मैं इतने में खरीदूंगा। अगर आप ऐसा मानो आज ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूं तो मुझे इतने डॉलर्स, इतने रुपए में मिल जाएगा, इतने में मिलकर इस रेट पर आज बेच दूंगा। तो बेटा कितने का फ़ायदा हो गया, ये हो गया 0.05 इंटू $10,000, यानी बेटा 5,000 रुपये का प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 दिसंबर ईयर एंड। और जब यहां तक पहुंचे तो जरा बताना अब कितना प्रॉफिट हो गया। बेटा मेरी किताबों में
फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वाला रेट क्या आ चुका है बेटा 47.15 है ना। अब तो रेट ये है जब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो माइनस 47.15 इतने में लूंगा और इतने में बेच दूंगा हाथ के हाथ इनटू 10,000 कितना हो गया बेटा ₹3000। लो बेटा तो 5,000 का प्रॉफिट इस साल में बुक करेंगे और 3,000 का प्रॉफिट इस नेक्स्ट ईयर में बुक होगा। लो बेटा नोट कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन कोई आया नहीं है ट्रेडिंग के ऊपर आज तक। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था वो करा दिया, जिस बार भी आएगा एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारा AS 11 यहां पर समाप्त हो गया। ठीक है बेटा, कुल मिलाकर 3 मुद्दे कवर करे हमने इसमें। क्या क्या? एक तो हम जब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी किसी ट्रांजैक्शन में तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यानी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जिसमें हमने इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन दोनों पढ़े। फिर हमने कुछ कवरेज की आज की क्लास में फॉरेन ऑपरेशंस की। मैंने बताया फॉरेन ऑपरेशंस वो भी 2 प्रकार के, कौन कौन से थे? या तो होगा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस या नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। ये इंटीग्रल कौन से थे? इंटीग्रल वो था जो फॉरेन ब्रांच की तरह होते हैं, कुछ सिम्टम्स, कुछ बताओ तरीके, इंडिकेटर्स उसके। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होगी मेरे साथ, लगभग सारी परचेजेस मुझसे होंगी, लगभग सारा फाइनेंस भी मैं ही किया करूंगा। उसके बाद आई बात कि कन्वर्ट कैसे करें फॉरेन ट्रायल बैलेंस को इनटू डोमेस्टिक करेंसी। द ट्रायल बैलेंस which was presented in foreign currency उसको कन्वर्ट कैसे करें डोमेस्टिक करेंसी में, वो हमने कर लिया। और फिर बात आई आखिरी में हमारी कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। कई बार टेंशन है मुझे कि पता नहीं मुझे जो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है उस दिन रेट क्या हो जाए, तो उस सिरदर्दी से बचने के लिए मैंने आज ही ठेके पर बात कर ली, भैया कुछ भी रेट हो मेरी सिरदर्दी नहीं चाहिए मुझे, मैं तो आपसे डॉलर ले लूंगा इस रेट पर आकर। तो जो मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देने वाला हूं उस प्रीमियम को, उस नुकसान को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्कैटर कर देंगे ओवर द लाइफ ऑफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चंस हमने किए भी और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए। ठीक है बेटा, चलिए इसके साथ ही हमारी चर्चा 3 क्लास की समराइज करके मैंने यहां खत्म कर दी। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय 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 बाय।